लास्ट क्लास में हम हैलोजन एसिड देख रहे थे। हैलोजन एसिड में HF, HCl, HBr और HI। अब यूजुअली ऐसा होता है कि हम मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट देखते समय बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है क्योंकि वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। पर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमें आइडिया लगा सकते हैं कि मोस्टली वान डर वाल फोर्स से ज़्यादा होंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। फोर्स का नेचर भी देखना होगा कि किस तरह का फोर्स है, आयनिक बॉन्ड है या कोवेलेंट बॉन्डिंग है या वान डर वाल फोर्सेस। अगर मान लो मैं इन सब के बारे में बात करूं तो इनमें मॉलिक्यूल कैसे जुड़े रहेंगे कि अगर मेरे पास HX है तो बॉन्ड की पोलैरिटी ऐसी होगी कि हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज और X पर माइनस चार्ज, और इसके सामने कोई दूसरा मॉलिक्यूल आएगा तो H प्लस और X माइनस, तो इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। और ये किस टाइप का फोर्स होगा? वान डर वाल टाइप का, वान डर वाल फोर्स। वान डर वाल फोर्स बेसिकली वीक फोर्स होता है। तो जिनमें भी वान डर वाल फोर्स पाया जाता है मोस्टली दे आर गैसेस। तो हमने इन तीनों को क्या लिखा है? गैस स्टेट में। ठीक, इनमें जो फोर्स का टाइप है, वान डर वाल के भी 5 तरह के टाइप होते हैं। उनमें से ये टाइप कौन सा है? इसको मैं बोलता हूं डाइपोल, और इसे भी मैं क्या बोलूंगा? डाइपोल। तो दिस फोर्स इज टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। नाम इसका क्या हो जाएगा? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अब अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, तो जब मैं इधर से इधर जा रहा हूं तो मोलर मास इंक्रीजेस, और मोलर मास बढ़ने के साथ वान डर वाल फोर्सेस बढ़ते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। यानी कि HCl लेस देन HBr लेस देन HI। अब एक्सेप्शन आ गया यहां पे HF। एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि होना चाहिए था इसको लास्ट नंबर पे, लेकिन ये कहां आ गया है? फर्स्ट नंबर पे। फर्स्ट नंबर पे क्यों आ गया है? क्योंकि HF जो होता है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। और लिक्विड स्टेट में क्यों पाया जाता है? क्योंकि HF के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ थ्रू H बॉन्डिंग जुड़े होते हैं, और H बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्गर देन वान डर वाल फोर्सेस। तो H बॉन्डिंग होने की वजह से दो मॉलिक्यूल इसमें स्ट्रांगली जुड़े हुए रहेंगे, और उस वजह से ये लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा। तो डेफिनेटली ये गैस और ये लिक्विड, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा किसका होगा? H। तो ये एक्सेप्शन है कि इसमें H बॉन्डिंग की वजह से ये लिक्विड है और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है अमोंग दीज 4। अगला हम देख रहे हैं नेक्स्ट, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ हम सिंपल कैसे देखेंगे कि साइज वाइज अगर मैं देखूं तो आयोडीन इज लार्जेस्ट अमोंग हैलोजन। ठीक है, तो अगर मैं हाइड्रोजन और आयोडीन को कंबाइन करूंगा तो इसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज्यादा होगी। बॉन्ड जितना छोटा होगा उतना ही मजबूत होगा, बॉन्ड जितना लंबा होगा उतना ही वीकर होगा। तो HI में बॉन्ड लॉन्गर होने की वजह से वीकर होता है, और वीकर अगर बॉन्ड होगा तो इट इजीली डिसोशिएट्स, और ज्यादा डिसोशिएट होगा तो ये H प्लस जो देगा वो ज्यादा देगा। तो इसलिए HI इज स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। तो ऑर्डर क्या है? HI देन HBr देन HCl, वीकेस्ट HF। HF आयनिक के हिसाब से वीक एसिड माना जाता है, जबकि HCl, HBr और HI ये तीनों क्या माने जाते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिड को देखकर हम उसके बारे में आइडिया नहीं लगा सकते कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है, हमें ये याद करना पड़ेगा। तो मैंने याद हो तो आयनिक में पहले ही पेज में लिखा दिया था कि ये पॉइंट याद करने वाला है। तो ये तीनों स्ट्रॉन्ग है, जबकि ये डिसाइड किससे होता है? K से। जिनका K लार्ज है वो स्ट्रॉन्ग है और जिनका K कम है वो वीक है। इधर आ जाते हैं हम HCl प्लस HNO3 का मिक्सचर 3:1 रेशियो में। दिस मिक्सचर इज कॉल्ड एज एक्वा रेजिया। अब ऐसा होता है कि नाइट्रिक एसिड में ऑलमोस्ट सारे मेटल डिसोल्व हो जाते हैं। किसमें? नाइट्रिक एसिड में। डिसोल्व नहीं होते हैं नाइट्रिक एसिड में गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो एक्वा रेजिया की खासियत है इट कैन डिसोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑल्सो। और कैसे डिसोल्व करेगा? AuCl4 माइनस में, और प्लेटिनम को बदल देगा PtCl6-2। तो एक्वा रेजिया की क्या खासियत है कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी डिसोल्व कर सकते, जो कि नोबल मेटल्स है। नोबल मेटल हम किसको बोलते हैं? जिनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जैसे नोबल गैसेस होती है वैसे ही नोबल मेटल भी होते हैं।
ये कौन कौन से होते हैं? गोल्ड और प्लेटिनम। इनकी रिएक्टिविटी कम है इसीलिए महंगे हैं ये। प्लेटिनम सबसे महंगा मेटल है, उसके बाद सेकंड अपन बात करें तो गोल्ड भी महंगा है। रिएक्टिविटी लेकिन इसकी ज्यादा है गोल्ड की प्लेटिनम से, तो प्लेटिनम और भी ज्यादा महंगा है इस वजह से। ठीक। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बात करूं तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर है HF हाईएस्ट, HI मिनिमम। क्यों? क्योंकि HI का जो बॉन्ड है वो लॉन्गर है, और लॉन्गर है तो ये वीकर है, और जो वीकर है उसको तोड़ने में एनर्जी रिक्वायर्ड क्या होगी? लो होगी। तो बॉन्ड एनर्जी। इसके बाद अगला ऑर्डर है अपना रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर किससे देखते हैं कि कितना ऑक्सीजन दे सकता है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर किससे देखेंगे? कितना हाइड्रोजन दे सकता है। ठीक है, तो HI बॉन्ड जो है वीकर है, इसका मतलब ये दूसरे एलिमेंट को हाइड्रोजन ज्यादा देगा ना, मोर एसिडिक है, तो जितना ज्यादा एसिडिक है उतना ही H+ देगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक ना। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि I- जो है I- साइज में बड़ा है, तो I- इजीली कन्वर्ट्स इनटू I2, यानी कि जो जितना बड़ा एटम होगा इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से निकाल पाएंगे हम। तो I- से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाला जा सकता है, तो इट कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड, और जिसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा दैट इज बेटर रिड्यूसिंग एजेंट। तो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट HI। अगर हम HI की रिएक्शन ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा तो मैं इसकी बगल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख दूं पावरफुल, तो HNO3 इसको ऑक्सीडाइज करके I को I- से कहां ले जा रहा है? I, और खुद HNO3 किस में जा रहा है? NO2। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। HI और IO3- कम प्रोपोर्शन का एग्जांपल है, जो कि पहले भी आ चुका है, और इससे क्या बनती है? आयोडीन। तो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में क्या होता है कि हम I- को पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालकर किस में बदल लेते हैं? I2, और फिर I2 की रिएक्शन किससे करा देते हैं? हाइपो से। दिस इज आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन। HI की रिएक्शन FeCl3 से करा दे तो ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, तो ये -1 से ये किस में कन्वर्ट हो गया? I2। ठीक है, तो इसका जो है क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया, और आयरन +3 से कहां चला गया? आयरन +2, क्योंकि आयरन का फ्लक्चुएशन दो ही स्टेट में है, +3 से +2, तो 3 से 2 में आएगा तो कम हो रही है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहाँ क्या हो रहा है? रिडक्शन, जिसका रिडक्शन दैट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इट कैन ऑक्सीडाइज I- इनटू I2। नोट कर लो बराबर। कर रहे हैं हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। ठीक है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम बोलते हैं HCl को, ऐसे ही है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। यहाँ देख लीजिए, बाद में समय देंगे, यहाँ देख लीजिए, है ना। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF। ठीक है, तो HF में क्या होता है कि HF की पहली प्रॉपर्टी है, अभी बता दिया मैंने, कि लिक्विड होता है बिकॉज ऑफ दी H बॉन्डिंग, और H बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ा होता है इस तरीके से। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज जिगजैग स्ट्रक्चर। अब HF2 में क्या होता है कि अगर मैं बॉन्ड को तोड़ूं, जैसे यहां से मैं बॉन्ड तोड़ दूं, तो ये फ्लोरीन जो है, ये वाला फ्लोरीन इसके साथ चला जाता है F, और इस हाइड्रोजन के साथ F- जोड़ दूंगा। ठीक है, तो HF2- जो कंपाउंड है इट इज स्टेबल कंपाउंड। उसका कारण है कि यहाँ H बॉन्ड है, सॉरी यहाँ H बॉन्ड है और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक, दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन H बॉन्ड। H बॉन्ड तो क्या बना है कि दूर दूर मॉलिक्यूल है, दूर दूर एटम्स है, लेकिन कोवेलेंट में तो पास पास है ना, ओवरलैपिंग कर लिया, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज कंसिडर्ड स्ट्रॉन्गर देन द हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन ये ऐसा एग्जांपल है जिसमें इन दोनों की स्ट्रेंथ ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। ठीक ना, क्योंकि H बॉन्डिंग के लिए क्या होता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग H बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो H बॉन्डिंग जिनके साथ होता है, हाइड्रोजन जो बॉन्डिंग करता है H बॉन्डिंग किनके साथ ज्यादा करता है? फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कुछ एग्जाम्पल क्लोरीन के भी है। ठीक, तो ये उन्हीं एटम के साथ H बॉन्डिंग शो करता है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है। तो सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? फ्लोरीन, तो सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होगा। अब इस बेसिस पे ये एक तरह से एक्सेप्शन आ गया।
कि कायदे से सबसे स्ट्रॉन्ग एज बॉन्डिंग तो हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच में, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा आना चाहिए था, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट वाटर से इसका कम पाया जाता है। उसका कारण क्या बोलते हैं हम कि HF का एक मॉलिक्यूल अगर मैं ले लूँ तो वो 2 एज बॉन्डिंग बनाएगा, जबकि वाटर का अगर मैं एक मॉलिक्यूल ले लूँ तो वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है 4 एज बॉन्डिंग बना सकता है। तो अगर मैं इसको तोड़ना चाहूँ तो मुझे कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 2। और इसको तोड़ना चाहूँ तो कितने बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे? 4। इसका मतलब ज़्यादा एनर्जी यहाँ खर्च होगी, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का ज़्यादा है इन कंपेयर टू एच। ठीक। हाइड्रोजन और फ्लोरीन, फ्लोरीन गैस की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है अमंग ऑल गैसेस, मतलब हैलोजन गैसेस। तो फ्लोरीन कैन रिएक्ट वायलेंटली विद द हाइड्रोजन गैस इवन इन डार्क रूम एंड द रिएक्शन इज वेरी रैपिड फॉर्मिंग HF। क्लोरीन लूंगा तो HCl बन जाएगा, Br2 लूंगा तो HBr बन जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन किसके साथ है? लेबोरेटरी में इसको कैसे बनाया जा सकता है कि KHF2 की रिएक्शन इसको गर्म करने लग जाए तो इससे हमें HF अलग मिल जाएगा, KF अलग मिल जाएगा। और इंडस्ट्रियल मेथड है कि CaF2 की रिएक्शन H2SO4 से करा दे, तो इसमें F- पड़ा हुआ है, ये H+ दे देगा, तो ये मिलकर क्या बना देंगे? HF कंपाउंड। बाकी जो हैलोजन एसिड है उनमें HF का बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट है ना। एक डिफरेंट तो बिहेवियर ये हो गया कि बाकी सब गैस है, ये क्या है? लिक्विड। बाकी सब में वान डर वाल फोर्सेस है, जबकि इसमें एच बॉन्डिंग है। केवल HF ही इनमें से ऐसा कंपाउंड है विच कैन अटैक द ग्लास। तो ग्लास को काटने में, इचिंग करने में इसका यूज किया जाता है HF एसिड का। ये क्या करता है? इट कैन रिएक्ट विद ग्लास। ग्लास होते हैं कैल्शियम सिलिकेट्स, ठीक है। तो ये क्या करता है? इससे रिएक्शन करके इसको इस कंपाउंड में बदलता है। तो इसका मतलब ये रिएक्शन कर रहा है ना। तो ग्लास के जिस हिस्से पे HF डालेंगे, ये ग्लास के उस हिस्से के साथ क्या करेगा? रिएक्शन करने लग जाएगा। तो एक तरह से ग्लास को खत्म करने का काम करेगा। तो ग्लास को काटने में, इचिंग करने में यूज किया जाता है। इवन इट कैन रिएक्ट विद सिलिका। सिलिका जो SiO2 है उसके साथ ये करेगा तो ये SiF4 बनाने लग जाता है। तो रेत के साथ यानी सिलिका के साथ भी रिएक्शन कर सकता है। HF का बिहेवियर, अगर HNO3 से रिएक्शन कराएं तो HF देगा F- और AgNO3 देगा Ag+, तो बना देंगे AgF कंपाउंड। इसका बिहेवियर बाकी कंपाउंड के साथ थोड़ा डिफरेंट है कि इट इज सोल्यूबल इन वाटर, जबकि बाकी में देखूं AgCl, AgBr, AgI ये तीनों पानी में इंसोल्यूबल है, जो हमने आयनिक में देखा एग्जांपल। AgCl, AgBr, AgI दे आर इनसोल्यूबल सॉल्ट इन वाटर, या हम उसको स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट भी बोल सकते हैं। क्वालिटेटिव का पार्ट है कि अगर हम इन आयंस पर कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे, ठीक है, तो सिंस H2SO4 इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये Br- को Br2 में चेंज कर देगा, I- को I2 में चेंज कर देगा, लेकिन ये Cl- को Cl2 में चेंज नहीं कर पाएगा। यानी Cl- के साथ H+ जुड़ेगा और सिंपल ये HCl गैस बनाएगा, पंजेंट गैस। तो ये डिफरेंट बिहेवियर हो गया इन तीनों का। इन तीनों में इसका Cl- का किसके साथ ये क्या बनाएगा? HCl, ठीक है। ये क्वालिटेटिव में पढ़ते हैं तीनों रेडिकल अपन Cl-, Br-। साइड में सबसे पहले ClO2। ClO2 का नाम क्या हो जाएगा? क्लोरीन डाइऑक्साइड, है ना। दिस इज क्लोरीन डाइऑक्साइड। स्ट्रक्चर इसका कैसे होता है कि Cl के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से यहाँ जुड़ जाएगा। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। ये ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से एक लोन पेयर ले लेगा क्लोरीन से। अब क्लोरीन के पास वैलेंसी चेन में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। कितने काम आ गए? 1, 2, 3, 4 बचे कितने? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इलेक्ट्रॉन हम इस तरीके से यहाँ दिखा देते हैं। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो बॉन्ड एंगल इसमें प्रैक्टिकली 117 डिग्री ऑब्जर्व हुआ है, विच इज क्लोज टू 120 डिग्री। तो 120 डिग्री कौन से हाइब्रिडाइजेशन का एंगल होता है? दैट इज फॉर sp2। तो एंगल से हम हाइब्रिडाइजेशन के बारे में डिसाइड करते हैं। यानी हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू S/S-1। यहां रखकर हम थीटा रखकर S परसेंटेज करेक्टर निकाल लेते हैं। और परसेंटेज करेक्टर में पता है sp3 में 25%,
sp2 में 33.33%, ठीक है, और sp में 50%। तो प्रैक्टिकली एंगल हमें पता है अगर, तो हम उससे परसेंटेज करेक्टर निकालते हैं और उससे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आइडिया लगाते हैं, ठीक। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज इसलिए बोला जाता है इसे क्योंकि इसके आसपास ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो लुईस रूल का एक्सेप्शन होगा ये। लुईस रूल बोलता है 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ये उसका एक्सेप्शन बन गया, ठीक। बनाने के 3 मेथड हैं। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड की रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से ClO2, यहाँ से ये क्लोरिक एसिड से इसके टूटने से ClO2, और सिल्वर क्लोराइड से यहाँ ClO2। रिएक्शन याद करनी है आपको। प्रॉपर्टीज, ClO2 जो है वो लाइट की प्रेजेंस में 2 कंपाउंड टूटता है, ClO और O। तो ये O ब्लीचिंग का काम कर सकती है, तो इट कैन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट। ओजोन से रिएक्शन कराने पे Cl2O6 येलो कलर का सॉलिड बनेगा विच इज डायामैग्नेटिक एंड इट इज डाइमर ऑफ 2 ClO3। तो 2 ClO3 मिल जाएंगे तो डाइमर बन जाएगा। इसकी NaOH से रिएक्शन पर ये 2 कंपाउंड फॉर्म करता है, NaClO3 और NaClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ क्लोरीन की क्या होगी +6, यहाँ क्या होगी +5, और यहाँ क्या होगी +6। तो जो 2 कंपाउंड बना रहा है वो इमेजिन कर सकते हो आप कि 6 से 1 कम हो गया और 1 बढ़ गया, ठीक है ना, याद करने के लिए। वैसे तो कोई लॉजिक हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि ये इसी में क्यों गया, इसे नीचे भी तो आ सकता था, है ना, तो वो हम कारण कभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ClO2 कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम कर रहा है कि H2O2 ले लिया हमने, ठीक है, तो ये यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेगा, इसको -1 से कहाँ ले जा रहा है 0 में। तो इसका क्या होगा, यहाँ से इसका यहाँ पे O2 नहीं होगा, यहाँ इसने क्या ही दिया है माइनस लिया है ना, तो इसका क्या हुआ रिडक्शन। तो ये तो यहाँ किसका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, सही है O2 0, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है तो किसका काम कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग, ठीक है। और यहाँ पर ये I- को I2 में ले जा रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो यहाँ ये किसका काम कर रहा है सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो इट क्या चीज है कैन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एज वेल एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसका कारण क्या होता है, एक रूल होता है कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होती है, जैसे क्लोरीन की होती है -1 से लेकर +7 तक, अगर ये +7 में पड़ा हुआ है तो हमेशा किसका काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, और -1 में हमेशा रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन अगर कहीं बीच में आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट तो फिर वो दोनों की तरह काम कर सकता है, रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उनमें से 2 एग्जाम्पल रिडॉक्स के ये लिखे हैं। 2 क्लोरीन और 1 ऑक्सीजन, इसको बोलते हैं डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। 2 क्लोरीन 1 ऑक्सीजन, डाइक्लोरीन मोनोऑक्साइड। प्रैक्टिकल जो इनमें एंगल है वो 111 डिग्री है और हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 है। तो दिस इज ए एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कैसे है कि यहां पर वाटर का एंगल एक्चुअली होता यह है कि जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे बॉन्ड एंगल कम होता जाता है। हाइब्रिडाइजेशन का जो बॉन्ड एंगल है sp3 का, उसका एंगल क्या होता है आइडियल 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो वाटर में लोन पेयर की वजह से एंगल हो जाता है 104 डिग्री, और OF2 का उससे भी कम होता है। तो OCl2 का भी कम होना चाहिए था, लेकिन OCl2 का एग्जाम्पल बॉन्ड एंगल तो 111 डिग्री है, 109 से भी बड़ा है। तो ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। इन तीनों की एक्सप्लेनेशन क्या है, देखो कि अगर मैं वाटर के केस में देखूं तो वाटर पे लोन पेयर यहाँ पे रिपल्शन देगा, और रिपल्शन की वजह से ये एंगल कम हो जाता है। होना कितना चाहिए था 109 डिग्री, पर लोन पेयर का ज्यादा रिपल्शन होता है, उस वजह से ये एंगल 104 डिग्री होगा। ये एक्सप्लेन कर दिया अपन ने। OF2 में क्या होता है कि फ्लोरीन जो है ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एटम है, तो ये क्या करता है बॉन्ड पेयर को खींच के दूर ले जाता है, और जैसे जैसे बॉन्ड पेयर दूर जाते जाएंगे एंगल उनका कम होता जाएगा। ध्यान देना, अगर जैसे ये बॉन्ड पेयर है, ठीक है, तो यहाँ एंगल ये होगा। अब बॉन्ड पेयर को मैं खींच के दूर ले जाऊं तो एंगल क्या होगा, तो जैसे जैसे बॉन्ड पेयर जो है वो यहां से दूर, क्योंकि देखो
बॉन्ड पेयर पास में रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा तो ये इस तरीके से होगा, फिर ये दूर जाते जाएंगे तो फिर एंगल इसके हिसाब से क्या होता जाएगा, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करते हैं, बॉन्ड पेयर को दूर ले जाते हैं और बॉन्ड एंगल को कम कर देते हैं। तो ये एक्सप्लेन हो गया, ठीक है। अब ये तो एक्सेप्शन है OCl2। OCl2 का एक्सेप्शन का कारण ये है कि क्लोरीन का साइज ज्यादा है, तो अगर एटम का साइज ज्यादा होगा तो वो डेफिनेटली एक दूसरे से दूर सिचुएट होंगे, यानी कि सपोज करो सेंटर एटम ये एटम का साइज होता तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल इनके बीच में बढ़ जाएगा। तो इस एक्सेप्शन का कारण क्या है कि साइज बड़ा है। और एक और कारण हम देते हैं एक्सेप्शन का, वो कारण होता है कि इनमें जो है बैक बॉन्डिंग होने लग जाती है, और बैक बॉन्डिंग अगर होगी, बैक बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन इंपॉर्टेंट है, एक तो लोन पेयर होना चाहिए और एक वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से ये सिंगल बॉन्ड से पार्शियल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब आप ये देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी बढ़ जाएगा क्योंकि सेम चार्ज है। तो इस रिपल्शन के बढ़ने की वजह से ये एंगल कितना हो जाता है, जबकि इन दोनों में बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि फ्लोरीन में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन में वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बैक बॉन्डिंग अगर होगी तो उस वजह से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और रिपल्शन बढ़ने की वजह से थीटा वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एक्सप्लेनेशन का एक सिंपल रीजन तो है क्लोरीन का साइज बिग, और दूसरा रीजन है बैक बॉन्डिंग। ठीक, मेथड है क्लोरीन और HGO की रिएक्शन। तो ऑक्सीजन जो है ये अपने साथ ट्रैप कर लेगा और Cl2O बना देगा। Cl2O की रिएक्शन अमोनिया से, अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्रोजन गैस, और Cl2O का हाइड्रोलाइसिस करवा दें, वाटर से रिएक्शन। तो क्लोरीन यहाँ +1 स्टेट में है, तो ये कौन से एसिड में जाएगा, HOCl में, जिसमें भी क्लोरीन किस में है, +1। तो याद कर सकते हो कि Cl2O से HOCl, या फिर ऐसे याद कर लो कि HOCl 2 मॉलिक्यूल लेकर अगर मैं एक वाटर निकाल दूं तो कितना बच जाएगा, Cl2O। तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड बोलते हैं इसे। तो इट इज एन, 2 मॉलिक्यूल एसिड के लेकर वाटर निकाल दें उसमें से, तो इट इज एनहाइड्राइड ऑफ HOCl। यानी अगर आप इसमें से वाटर निकाल के बना सकते हो तो इसमें वाटर जोड़ोगे तो वापिस ही देने लग जाएगा। ठीक है, तो HOCl कौन सा आयन बना, OCl-। सेम ऐसे ही NaOH की रिएक्शन कराएंगे तो HOCl में OCl- में क्या जुड़ जाएगा, Na+, क्या बन जाएगा, NaOCl। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। इट इज येलो कलर्ड पाउडर, और इसमें 3 तरह के आयन होते हैं, Ca+2, Cl- OCl। Cl इज -1 स्टेट, Cl- इसमें +1 स्टेट। तो इसका फॉर्मेशन पहले देख चुके हैं। क्लोरीन का डिस्प्रोपोर्शन हो रहा है बेसिक प्रेजेंस में, तो ये अपन ने 2 रिएक्शन देखी थी क्लोरीन के डिस्प्रोपोर्शन में, कि अगर डाइल्यूट और कोल्ड अगर हम डालेंगे तो ये 2 चीजों में बढ़ता है, किसमें, Cl- और OCl। और अगर हॉट और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं तो NaOH डालते हैं तो ये किसमें बदलता है, Cl- और OCl3- में। तो रिएक्शन में लिखा चुका हूं। तो क्या होगा कि जैसे ही मैं ये डालूंगा COH2 तो ये डिस्प्रोपोर्शन से क्या जाएगा, Cl- OCl, और ये कौन सा आयन दे रहा है, Ca+2। तो तीनों मिलकर क्या बना देंगे, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर विद ऑटो ऑक्सीडेशन, रखे रखे ऑक्सीडेशन होने लग जाता है, एंड इट कैन फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड, 2 कंपाउंड। ब्लीचिंग पाउडर का ब्लीचिंग एक्शन कैसे होता है कि अगर बहुत ही मामूली अमाउंट में लिटिल H2SO4 डाल दें अपन, बहुत जरा सा, तो ये CaOCl2 जाता है किसमें, CaCl2 और साथ में HOCl। HOCl अनस्टेबल होता है और तुरंत HCl प्लस ये काम आएगी किससे, ब्लीचिंग एक्शन में। कैसे, मेटल को ऑक्साइड में कन्वर्ट करती रहेगी तो कलरलेस में कन्वर्ट होने लग जाएगा। आइडोमेटिक टाइट्रेशन में, इक्विवेलेंट कंसेप्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन। तो हम क्या करते हैं,
ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन पहले कराते हैं एसिड से, ठीक है ना। ये थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट में है, ये लिटिल अमाउंट वाला है, ये ज़्यादा अमाउंट में अगर हम डालेंगे तो ये इससे क्लोरीन रिलीज करवाएगा, और क्लोरीन जो निकलेगी उसकी Ki से रिएक्शन करने पर I2 बनता था, और I2 की टाइट्रेशन हम किससे करते थे, हाइपो सॉल्यूशन से। तो दिस इज एस्टिमेशन ऑफ अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, इसका फार्मूला याद होगा आपको कि परसेंट अवेलेबल क्लोरीन का फार्मूला, अवेलेबल क्लोरीन इज इक्वल टू 3550 मोलाइटी इंटू वॉल्यूम अपॉन सैंपल मास ब्लीचिंग पाउडर सिंपल परसेंट अवेलेबल क्लोरीन। एम मोलाइटी और वी वॉल्यूम ऑफ हाइपो। एम किसकी मोलाइटी है, हाइपो की, और वॉल्यूम किसका है, हाइपो का। तो अगर मुझे मोलाइटी टाइट्रेशन के दौरान ये दे दिया तो इस पर क्वेश्चन मैंने करा रखा है इक्विलिब्रियम कंसेप्ट में, ये याद रखना है। ब्लीचिंग पाउडर जो है इट कैन एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो रेडॉक्स का एग्जांपल है, तो हमें याद करना है सबसे पहले H2S को ले जाता है -2 से 0 में, यानी कि सल्फर। तो रेडॉक्स में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विल ऑक्सीडाइज 2 मोल ऑफ Ki। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। Ki को ले जाता है ये I2 में, I- से I2, अमोनिया से N2, NO2 माइनस से NO3 हाईएस्ट स्टेट में +5 में, SO3 को SO4 -3 में, +3 से +5। कुछ केसेस में हम आइडिया लगा सकते हैं, जैसे यहाँ आइडिया लगा सकता हूँ मैं कि नाइट्रोजन की हाईएस्ट स्टेट कौन सी है, +5। तो मैक्सिमम अगर ऑक्सीडाइज हो गए +3 से तो कहाँ जाएगा, +5। ऑर्सेनिक की 2 स्टेट है, +3 नाइट्रोजन फैमिली का है, तो मैक्सिमम कौन सी होती है, +5। तो कहाँ जा सकता है, +3 से +5। आइडिया लगाने के लिए आयरन +2 से मैक्सिमम एक ही पॉसिबिलिटी है, +3। तो बैलेंस फैक्टर यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 2। तो रिडॉक्स का क्वेश्चन इन सब पे बन सकता है। तो जहाँ जहाँ रिडॉक्स आ रही है इनमें फैमिलीज में, वो सारी रिडॉक्स अपन को याद करनी है, अगर अपन इक्विवेलेंट कंसेप्ट पे कमांड चाहते हैं तो, है ना। ये पॉइंट जो है ध्यान रखने वाला है। HOCl को बोलते हैं हाइपोक्लोरस एसिड, ठीक है। अब हाइपोक्लोरस एसिड जो है, इसमें इसका स्ट्रक्चर तो मैंने बना ही दिया है, HOCl वीक एसिड है ये, और हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं देखूं तो कैसा होता है, sp3। इससे अगर मैं H+ निकाल दूं तो आयन बन जाएगा इससे OCl-। अब नेमिंग का रूल ये है कि हाइपोक्लोरस है तो जिनके नाम के अंत में अस लगता है, जब उससे अपन आयन बनाते हैं तो इसका नाम बन जाएगा हाइपोक्लोराइट। तो अस वाले एसिड से अगर एनायन बना रहे हो तो अस की जगह क्या लग जाता है, आइट, और अगर इक से बना रहे हो तो इक से लग जाता है 8। जैसे यहां मैं बता रहा हूं क्लोरिक एसिड है, अब क्लोरिक एसिड में इक लगा हुआ है, मैंने इससे एनायन बनाया ClO3-, तो नाम के अंत में क्या लग गया, 8, तो नाम इसका क्या हो गया, क्लोरेट। तो इक से क्या बनता है, 8, और अस से क्या बनता है, आइट, नाम पता लग गया, हाइपोक्लोराइट। ब्लीचिंग पाउडर की CO2 और वाटर से रिएक्शन कराने पर HOCl, और HOCl अनस्टेबल होने की वजह से ऑक्सीजन देगा, इट विल डू एज ए ब्लीचिंग एक्शन, द एक्शन विल बी ब्लीचिंग एक्शन। क्लोरस एसिड, तो एसिड का ऑर्डर ऐसे होता है, हाइपोक्लोरस, उसके ऊपर वाला क्लोरस, फिर क्लोरिक, और सबसे लास्ट वाला परक्लोरिक। 4 एसिड पॉसिबल है क्लोरीन के, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, और हाईएस्ट वाला परक्लोरिक। तो यहां आ रहे हैं पर क्लोरस एसिड में, तो नाम के अंत में क्या लग रहा है, अस, तो एनायन में क्या लग जाता है, आइट। अब ये चीज आपको कहां मदद करेगी, कंपाउंड का नाम लिखने में। जैसे मान लो मुझे नाम दे दिया कैल्शियम क्लोराइड, तो कैल्शियम क्लोराइड मतलब Ca+2, और क्लोराइड अगर आपको याद है कि ClO2- होता है, तो हम क्या करेंगे, इनके चार्ज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूला लिख देंगे ना, CaClO2 होल ट्वाइस। तो ये क्या बन गया, कैल्शियम क्लोराइड। तो कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंड का फॉर्मूला ना दे और नाम ही दे दे, तब फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो नेमिंग इस तरीके से की जाती है।
ठीक है ना, क्लोराइड से यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। HOCl2 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन का sp3 पूछा जा सकता है। HClO2 डिकम्पोज होकर HCl और ClO2 देता है, याद करने वाला पॉइंट है। ClO2 NaOH के साथ NaClO2 NaClO3 और HClO2 डिस्प्रोपोर्शनेट होके HClO3 और HCl। क्लोरिक एसिड HClO3 को बोलते हैं, इससे आयन क्लोरेट आयन और स्ट्रक्चर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन। ठीक, ये रोक रहे हैं आज।